Myself विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन एवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? साउंड। इसमें मैंने आपको साउंड क्या होता है, ठीक है, साउंड एज अ सोर्स बताया था कि किस सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि साउंड जो होता है वो ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हाउ डू ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड, उसके बारे में बात की थी। और एक और टॉपिक के बारे में बताया था, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट, यानी साउंड को हमेशा किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, ठीक है। ये स्टार्टिंग था हमारा, ठीक है, इंट्रो था। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई थी आपको, बस सिंपली साउंड क्या होता है, ह्यूमन साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और साउंड को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, इसके बारे में आपको बताया था। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के बारे में बताऊंगा। तो वैसे तो आप वाइब्रेशन जानते हैं, वाइब्रेशन क्या होता है, किसी कोई भी बॉडी जो टू एंड फ्रो मोशन करती है, ठीक है, यानी जो एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन पे, फिर अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे, और अगेन मतलब वापस अपनी जगह पे आ जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक। और उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे कि ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक। फिर ऑसिलेशन के अंदर आप पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जिसका नाम है वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है या ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो है इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद इसको मैं आपको नोट करवाता हूँ। तो वाइब्रेशन से मतलब आप क्या समझते हैं, रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन आर कॉल्ड वाइब्रेशन। तो अभी मैंने बताया था कि कोई भी बॉडी जब अपने मीन पोजीशन से क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। सिंपली आप क्या करते हैं, एक मेटल जो आपका स्टील वाला स्केल होता है उसको आप क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से किसी भी जगह पे आप रख दीजिए, और नीचे से इसको क्या कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए टाइटली, इसको क्या कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए कि वहाँ से ये हिल रहा। आप इसको थोड़ा सा पीछे खींच के वापस जब छोड़ते हैं तो क्या करता है, ये बहुत तेज़ी से इस तरीके से कुछ मोशन करता है। ये क्या करता है, आगे की तरफ जाता है और फिर पीछे की तरफ जाता है, ठीक। यानी अपने मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर जाएगा, ठीक, फिर वापस एक एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर आता है, और फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है। मीन्स जो स्केल का मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे होता है, फिर वापस से यहाँ पे जाता है, फिर वापस से कहाँ पे आता है, अपने सेंटर पे आ जाता है। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। तो कोई भी बॉडी जो रैपिड टू और फ्रो मोशन करती है, ठीक, रैपिड मतलब लगातार, यानी बिल्कुल एक साथ लगातार करती हो, ठीक है, बहुत तेज़ी से करती हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक। तो वाइब्रेशन की डिफिनेशन आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कोई भी बॉडी जब क्या करती हो, रैपिड यानी लगातार टू एंड फ्रो मोशन कर रही हो, मीन्स अपने पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है राइट में, फिर लेफ्ट में, और फिर वापस से अपने ही पोजीशन पे आ जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। यानी कोई बॉडी अगर यहाँ से क्या करती है, इस तरीके से यहाँ गई, ठीक, फिर अगेन वो यहाँ से यहाँ गई, और अगेन वापस से अपने मोशन मतलब अपने मीन पोजीशन पे आ गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इधर एक्सट्रीम पोजीशन था, इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन था, तो ये जो मोशन था आपका टू एंड फ्रो मोशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वाइब्रेशन, ठीक। यानी वाइब्रेशन से आप क्या समझते हैं, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, रैपिड टू एंड फ्रो movement, to and fro movement of a body about its mean position are called vibration। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जब कोई भी बॉडी क्या करती है, अपने मीन पोजीशन से रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक। तो वाइब्रेशन क्या होता है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैंने लिखा हुआ था ऑसिलेशन। ऑसिलेशन किसको कहते हैं, स्लोअर वाइब्रेशंस आर कॉल्ड ऑसिलेशन, यानी यही वाइब्रेशन या यही टू एंड फ्रो मोशन जब बहुत स्लोअर रेट से होता है, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जो आपके क्लॉक की पेंडुलम होती है, ठीक। बहुत सारी क्लॉक होती है ना, जिसके नीचे कुछ इस तरीके का
पेंडुलम लगा होता है, ये क्या कर रहा होता है, वो आप हमेशा क्या करता है, कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा होता है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हो। तो ये जो मूवमेंट कर रहा होता है ये क्या कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा होता है। तो कोई भी वाइब्रेशन जो बहुत स्लोअर रेट पे होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। स्लोअर वाइब्रेशंस आर कॉल्ड ऑसिलेशन। तो यहाँ पे आप डिफिनीशन लिख सकते हैं ऑसिलेशन की, स्लोअर वाइब्रेशंस, स्लोअर वाइब्रेशंस are called oscillation। यानी यही जो मैंने स्टील स्केल का एग्जांपल दिया था, जिसको आपने क्या किया था, एक साइड उसका स्टक कर दिया था, होल्ड कर दिया था, दूसरे साइड को आपने क्या किया, खींचा अपनी तरफ और खींच के छोड़ा, तो वो बहुत तेज़ी से क्या करता है, कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन शो करता है। ठीक, तो यही वाइब्रेशन अगर बहुत स्लोअर रेट पे हो रहा है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो अपनी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे राइट में जाता है, फिर वापस अपने मीन पोजीशन से होते हुए लेफ्ट में एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है और अगेन अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है एट लास्ट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। और यही जब स्लोअर रेट से होता है, बहुत धीमे होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है, मोशन आप कह लीजिए, तो कोई भी बॉडी जो क्या करती हो, टू एंड फ्रो मोशन करती हो, ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट दिखाती हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन। और यही वाइब्रेशन जब स्लोअर रेट पे होता है, बहुत धीमी होता है, मतलब जिसको आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी ऑन द सेम पाथ विथ इट्स मीन पोजिशन इन द मिडिल इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी का, और जो उसका मीन पोजीशन होता है, जो उसके मिडिल में होता है, सेंटर में होता है, ठीक, तो जो इस टाइप की मोशन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो चलिए उसको भी मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख देता हूँ, ऑसिलेटरी मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो उसको आप बताएंगे, कोई भी बॉडी जो अपना क्या करती हो, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ठीक, और जिसका मीन पोजीशन क्या होता है, उसके मिडिल में, उसके सेंटर में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। चलिए मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख देता हूँ, द टू एंड फ्रो मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, the to and fro motion of a body on the same path, on the same path with its mean position, in the middle is called oscillatory motion, is called oscillatory motion। यहाँ पे मैंने किसकी डिफिनेशन लिखी है, ऑसिलेटरी मोशन की। कोई भी बॉडी, ठीक है, जो टू और फ्रो मोशन कर रही हो, ठीक है, सेम पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन कर रही हो, और जिसका मीन पोजीशन क्या होता है, बिल्कुल उसके मिडिल में होता है, तो उसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, द पेंडुलम ऑफ क्लॉक, यानी जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वो क्या करती है, ऑसिलेटरी मोशन करती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स है इसके मैं बता देता हूँ। तो एग्जांपल्स में मैंने सबसे पहला बताया था मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, यानी जो वॉल क्लॉक होती है उसकी जो पेंडुलम मूवमेंट करती है, मोशन करती है, वो कैसा मोशन करती है, ऑसिलेटरी मोशन करती है। तो आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, यानी जो वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम लगा होता है, ठीक है, वो कैसा मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है। इसके अलावा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होता है किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो भी कैसा करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है। वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ स्ट्रिंग in a musical instrument, यानी किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो स्ट्रिंग होता है, ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं, जिसको आप वहाँ से प्ले करते हैं, कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं, ठीक है, तो वो भी किस तरह का मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है। तो ये भी आपका एग्जांपल था। और एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मोशन ऑफ द हार्ट मसल्स इन अ हेल्दी पर्सन, मोशन ऑफ हार्ट मसल्स
ऑफ अ हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन, PRSON, ठीक। यानी जो हमारे मोशन हार्ट के अंदर भी आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जब ब्लड पंप होता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पे भी हमारी कुछ हार्ट की मसल्स होती हैं जो किस टाइप का मोशन करती है, ऑसिलेटरी मोशंस करती हैं, ठीक। और ये एक हेल्दी हार्ट जिसका होता है, एक हेल्दी पर्सन का जो हार्ट होता है, ठीक, जो अच्छे तरीके से क्या कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो कर रहा हो, ब्लड को पंप कर रहा हो, तो उसके मसल्स में भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, उसके मसल्स में भी आपको ऑसिलेटरी मोशंस देखने को मिल जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। जो आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है वो एक पीरियोडिक मोशन होता है। मीन्स वो क्या करता है, एक सेम पाथ पे क्या करता है, अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। तो आप ये बोल सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। जो आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है वो किस तरह का मोशन करता है, पीरियोडिक मोशन करता है। मींस कि एक यूनिट टाइम में ये अपने पाथ को क्या करता है, रिपीट करता रहता है। जो डिस्टेंस कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है और यूनिट टाइम में वो क्या करती है, बार बार उस पाथ को जब रिपीट करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो उसी तरीके से ऑसिलेटरी मोशन भी क्या होता है, एक तरह का पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के बारे में। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑसिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऑसिलेशन क्या होता है, उसको थोड़ा सा और क्लियर बताना आपको। फिर उसके बाद से एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें हैं जो ऑसिलेशन से रिलेटेड है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑसिलेशन से क्या होता है, ठीक। ऑसिलेशन से स्टार्ट करते हैं, आपको फिगर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक। और उससे रिलेटेड जो कुछ टर्म्स थे उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों, तो क्या स्टार्ट करना हम लोग को, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोगों ने ऑसिलेशन के बारे में देखा था कि जो आपका ऑसिलेशन होता है वो क्या होता है, एक स्लो वाइब्रेशन होता है। यानी कोई भी किसी भी तरह का वाइब्रेशन जो बिल्कुल क्या हो, स्लोअर रेट से होता हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक। इसकी एक और डिफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एंड बैक इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। यानी कोई भी बॉडी जब अपने मीन पोजीशन से क्या करती है, कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है और उस एक्सट्रीम पोजीशन से अपने दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है और फिर वापस से कहाँ पे आ जाती है, अपने मिडिल, अपने सेंटर, अपने मीन पोजीशन पे आ जाती है, तो इस मूवमेंट को भी हम लोग क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। तो इसको पहले लिख देता हूँ फिर आपको क्लियरली समझाता हूँ। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, द मूवमेंट of a body, the movement of a body from one extreme position, from one extreme position to the other and back is called an oscillation, is called an oscillation। यानी जब बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, ठीक है, और वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट शो कर रहा होता है, जिसपे वो एक एक्सट्रीम पोजीशन से क्या करता है, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है और वापस से अपने मिडिल यानी मीन पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक। तो इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसको आप समझिएगा।
ये आपके दोनों साइड में क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन होगा, और ये क्या हो गया, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक, और मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट बी था, ये आपका पॉइंट सी था, और ये पॉइंट क्या था, ए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक रिजिड सपोर्ट है जिससे आपका पेंडुलम क्या था, लटका हुआ था। ठीक, मान लेते हैं कि ये क्या था, ये पेंडुलम था हमारे वॉल क्लॉक का। ठीक, इसका जो मीन पोजीशन था, जो बिल्कुल सेंटर में था जब ये मोशन नहीं कर रहा था, ठीक, तो क्या था, पॉइंट ए। ठीक, और ये जब क्या करता है, आपके राइट में जब जाता है तो ये पॉइंट सी पे जाता है जो कि इसका एक्सट्रीम पोजीशन था, और जब लेफ्ट में आता है तो पॉइंट बी की तरफ जाता है जो कि इसका क्या था, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन था। ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, राइट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ठीक, और ये आपका सेंटर में क्या है, मीन पोजीशन है, बिल्कुल सेंटर में या मिडिल में जिसको कह सकते हैं। ठीक, तो जब कोई बॉडी क्या करती है, अपने सेंटर से किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है राइट में, ठीक, फिर अगेन वापस से कहाँ पे जाती है, लेफ्ट में, और अगेन वापस से कहाँ पे जाती है, मीन पोजीशन पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। ये आपका एक रिजिड सपोर्ट है जिससे क्या किया मैंने, इस पेंडुलम को क्या किया, लटकाया है। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, द मोशन ऑफ द बॉब फ्रॉम ए टू बी। जब इस बॉब का मोशन, ये क्या आपका बॉब है, ठीक है, ये मेटल का भी पीस हो सकता है या वुड का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का, मेटल का या वुड का, किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है। जो आप वॉल क्लॉक में देखते हैं ना नीचे, जिसको आप पेंडुलम कहते हैं, ये किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है। तो ये क्या करता है, जब मोशन करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से कहाँ पे, पॉइंट बी पे, और फिर बी से वापस से कहाँ पे पोजीशन जाएगा, सी पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, ए से बी पे, बी से वापस सी पे, और सी से वापस ए पे आ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं। यानी अपने मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट कहाँ पे गया, अपने राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, अपने राइट एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ पे गया, अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, और वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। यहाँ पे मैंने पॉइंट क्या लिखा था, ए लिखा था। ठीक, यहाँ से मैंने पॉइंट क्या लिखा था, बी, और यहाँ पे पॉइंट सी। यानी जब हमारा बॉब क्या करता है, मोशन करते करते सी तक जाता है, फिर वापस से मोशन करते करते बी तक आता है, फिर वापस से अपने पॉइंट ए पे आ जाता है, इसी एक कंप्लीट मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक, ऑसिलेशन ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉब, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पे जो एक ऑसिलेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, एक पूरा टू एंड फ्रो मोशन आपने देखा। टू एंड फ्रो मोशन मतलब कि एक राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे, वापस एक लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वापस अपने सेंटर यानी मिडल पे। तो ये जो पूरा मोशन आपने देखा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी थी, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन, यानी वो राइट या लेफ्ट कुछ भी हो सकता है, टू द अदर, यानी दूसरे राइट या लेफ्ट में, और वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आ जाना ही इसको क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक, तो जो सेंटर में जो बॉब हमेशा रहता है उसको मीन पोजीशन कहते हैं, और राइट में जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, और उसी तरीके से इस द लेफ्ट में जो मैक्सिमम डिस्टेंस बॉब ट्रेवल करता है उसको क्या कहते हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो हमारे सेंटर यानी मिडल से जब बॉब क्या करता है, एक राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, वहाँ से फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, फिर वापस से सेंटर पे आ जाता है, इस पूरे मोशन को, इस पूरे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। तो आपसे कोई पूछे वन ऑसिलेशन क्या होता है, तब बताएंगे, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एंड बैक इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। तो आप क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन ये होता है। ठीक, ऑसिलेशन एक तरह का क्या होता है, स्लोअर वाइब्रेशन होता है। ठीक, अब ऑसिलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक, वो टर्म्स क्या क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक, टाइम पीरियड, और क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक, टाइम पीरियड क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। तो क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो किससे रिलेटेड है, हमारे
ऑसिलेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, यानी किसी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन? तो इसको समझ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं इसकी डिफिनेशन आपको लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो बॉब हमारे सेंटर में होता है, ठीक, ये जब टू एंड फ्रो मोशन करेगा, एक राइट एक्सट्रीम पोजीशन होती है और एक लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो हो सकता है ये बॉब यहाँ से यहाँ तक बस इतना ही जाए और फिर यहाँ से यहाँ तक इतना ही जाए, ये भी एक ऑसिलेशन हो सकता है यहाँ तक चला जाए, हो सकता है यहाँ तक चला जाए, इससे भी ज़्यादा जा सकता है और इससे भी ज़्यादा जा सकता है। यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉब करता है एक्सट्रीम पोजीशन से जाने के लिए, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा क्या होता है? ऑसिलेशन होता है। तो कोई भी बॉब क्या कर सकता है? अपने राइट में भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, जितना राइट में करेगा उतना ही लेफ्ट में भी करेगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी बॉब का, ठीक है, अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए, इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉब टू रीच टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है कोई बॉब अपने एक्सट्रीम पोजीशन जाने के लिए, वही उसका क्या हो जाता है? ऑसिलेशन हो जाता है, सॉरी, वही उसका क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि जो भी बॉब जो होता है हमारे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से जाने के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक, तो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द मैक्सिमम displacement of a body from its mean position is called the amplitude of oscillation. Called the amplitude of oscillation. यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा हमारा बॉडी, ठीक है, अपने मीन पोजीशन से, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी अपने मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है, अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग इन द एयर, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेज ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। तो एक जैसे आपको पता है कि हमारा एयर जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। तो कोई भी बॉडी, ठीक है, जो फ्रीली एयर में क्या कर रही है? ऑसिलेशन कर रही है, ठीक, तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग इन द एयर, यानी कोई भी बॉडी जो एयर में ऑसिलेट करता है उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? गिर जाता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि एयर में क्या होता है? बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं जिसकी वजह से वो फ्रीली नहीं मूव कर सकता है। तो इसकी की वजह से उसका ऑसिलेशन जो होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है उस ऑसिलेटरी मोशन का, वो क्या होता है? कम होता है। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा। तो एम्पलीट्यूड आई होप आप लोग को बहुत क्लियर हो गया होगा कि हमारा बॉब जो क्या करता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने के लिए जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारा क्या था? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, चलिए तो देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा एम्पलीट्यूड क्या था। एम्पलीट्यूड को आप ए से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से टाइम पीरियड को आप किससे? टी से डिनोट कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है समझ लीजिए। तो किसी भी जो बॉब होता है या कोई भी बॉडी जो क्या कर रही है? ऑसिलेशन कर रही है, यानी ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, यानी वन टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करने में, यानी अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के लिए राइट में, फिर लेफ्ट में और फिर वापस से कहाँ पे? अपने मिडिल में आने के लिए। तो ये जो वन ऑसिलेशन मोशन है, ठीक है, वन ऑसिलेटरी मोशन या जिसको आप वन ऑसिलेशन कहते हैं, इसको कंप्लीट करने में किसी भी बॉडी को या जो आपका पेंडुलम क्लॉक है उसके बॉब को जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यानी कोई भी बॉडी जो समय लेती है एक टू एंड फ्रो मोशन को कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक। तो इसकी डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ। द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यानी जो आपका पेंडुलम था उसका बॉब जो था जितना समय लेता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ, द टाइम टेकन बाय द bob of the pendulum to complete one oscillation is called its time period। तो यानी कोई भी जो हमारा पेंडुलम का बॉब हो गया, ठीक है, या कोई भी बॉडी जो क्या कर रही हो, ऑसिलेटरी मोशन कर रही हो, जो ऑसिलेशन शो कर रही हो, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ये जो टाइम पीरियड होता है उसको आप किससे डिनोट करते हैं, टी से। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा किसी बॉडी का उतना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड अभी आपने पढ़ा है, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सोन बाय द बॉब टू रीच इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, यानी किसी भी बॉब को जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है, अपने एक्सट्रीम पोजीशन जाने के लिए, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। अगर आप ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब टाइम भी पीरियड बढ़ जाएगा। As long as the amplitude of oscillation is small, the pendulum takes equal interval of time to complete each oscillation। ठीक, तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा छोटा एम्पलीट्यूड रहता है किसी भी ऑसिलेटरी मोशन का, ठीक है, उतना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। और जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? तो इसको पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखने के लिए रब कर देता हूँ। चलिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, इसको आप V से डिनोट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो V से आप क्या डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऑसिलेशन की, हमने पढ़ा, एम्पलीट्यूड पढ़ लिया, टाइम पीरियड पढ़ लिया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। यानी ये जो एक ऑसिलेशन होता था, ठीक है, उसके लिए कोई टाइम पीरियड होगा, तो वही सेम एक ऑसिलेशन, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कितनी बार कोई बॉडी करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी, यानी कोई भी बॉडी जो ऑसिलेशन कर रही है, यानी अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गई, एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे, और वापस से क्या आ गई, अपने सेंटर। तो ये पूरा एक मोशन 1 सेकेंड के अंदर कोई बॉडी कितनी बार कर लेती है। ठीक, आप देखते हो कि पेंडुलम क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ठीक, वो और फास्ट भी मूव कर सकता है। तो 1 सेकेंड के अंदर उसने कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ oscillation, the number of oscillation made by an oscillating body, made by an oscillating body in 1 second, is called the frequency of oscillation, frequency of oscillation। यानी कोई भी बॉडी, ठीक है, जो ऑसिलेटरी मोशन कर रही थी, जो ऑसिलेशन शो कर रही थी, तो 1 सेकेंड के अंदर वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, यही उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं, इसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू 1/T। ठीक, यानी 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार नंबर ऑफ ऑसिलेशन इट कंप्लीटेड। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज हर्ट्ज। जो आपकी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी
यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू हर्ज, HERTZ, और जिसको हम लोग HZ भी लिखते हैं, ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए। 1 हर्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ज किसके बराबर होता है? 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, कितनी साइकिल्स यानी कितने ऑसिलेशंस कोई बॉडी कंप्लीट करती है, वही क्या होता है? 1 हर्ज। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लिखा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, इसका मतलब यही है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी जो भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा उसको आप ऊपर लिखेंगे, टाइम को नीचे लिखेंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगी? फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ज होती है। इसको HZ से आप क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। 1 हर्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 हर्ज, यानी कितनी साइकिल कंप्लीट कर रही है, ठीक। तो ये किसके बारे में हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बारे में हो गया, ठीक। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा वाइब्रेशन या ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दोनों को मैंने क्लियरली आपको समझाया। उसके बाद से हम लोगों ने देखा एम्पलीट्यूड क्या होता है ऑसिलेशन का, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा इसकी टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक, टाइम पीरियड। फिर हम लोगों ने पढ़ा फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो आज जो भी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी आपको पढ़नी है। अभी तो आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक। इसके बाद से हम लोग देखेंगे हमारे नए टॉपिक को, जो कि हमारा क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के बारे में देखेंगे। वैसे तो आपको पता है कि साउंड को क्या चाहिए होता है? किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो बस यही देखना हम लोगों को कि एयर में, वाटर में, ठीक है, और सॉलिड्स में, ठीक है। एयर वाटर मतलब कि गैसेज में, लिक्विड में और सॉलिड्स में जो साउंड है आपका किस में फास्टर ट्रेवल करता है और क्यों करता है, उसके बारे में रीज़न मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आज आप लोग जो भी पढ़े थे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।